ईडी की टीम राउत के घर के अंदर मौजूद थी और बाहर सियासी घमासान शुरू हो गया। ये जो राजनीति गंदी चल रही है, बदले की भावना, दूसरा क्या है। उन्होंने आज ट्वीट किया, किसी भी हालत में मर जाऊंगा लेकिन शरण नहीं जाऊंगा। ये ट्वीट उनकी निष्ठा का प्रतीक है, उनके धारिष्ठ का, धैर्य का प्रतीक है। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है, वो संजय राउत हो या कोई हो, गड़बड़ कीजिएगा तो ईडी वहां पहुंचेगी और आपसे सवाल जवाब करेगी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाया जा रहा है? आप खुद ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा मुद्दे पर शिवसेना को घेरने पर अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने भी राउत पर निशाने की गंगा में हाथ धोने से परहेज नहीं किया। तो वहीं शिंदे गुट के विधायक जय शिरसाट ने भी राउत को निशाने पर लिया। संजय राउत जी, अगर चोरी नहीं तो डर किस बात का है? अगर आप चोरी नहीं किया है आपने, तो आपने क्यों पार्लियामेंट सेशन होने का कारण देके समय मांगा? आपने क्यों हॉस्पिटल में हूं करके मुझे आगे की समय दीजिए? आप अगर चोरी नहीं की है, बोलते ना पाप का घड़ा भरा है, तो वो फूटेगा जरूर। और संजय राउत जी का आग लगी है तभी तो धुआं उठा है। संजय राउत जी ने इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए, ना कि ट्वीट करके महाराष्ट्र की दिशा को अलग तरीके से लेके जानी चाहिए। जो आदमी हमारे डेड बॉडी लाने की बातें कर रहा था, जो आदमी हमारे पोस्टमार्टम करने की बातें कर रहा था, उसको शायद भगवान ने सजा दी। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो समय आज उनके पर आया है। वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार में सहयोगी रही कांग्रेस और शिवसेना डिफेंसिव मोड में हैं और इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं। पता नहीं क्या आनंद फानंद में यह फैसला लिया गया। 10-10 ईडी के अधिकारी किसी के घर में आ जाते हैं सुबह 7 बजे। देश में हजारों लोगों पर ईडी के केसेस चल रहे हैं, उन्हें समन्स भेजे जाते हैं 2 बार, 4 बार, 10 बार, लेकिन ईडी किसी के घर में चली जाती है? ऐसा होता नहीं। यह घटना पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है। जहां जहां बीजेपी आगे जाकर काम नहीं कर पा रही है, वहां वहां ईडी को आगे भेजती है। जिस तरह से देश में जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या विपक्ष के नेताओं को झुकाने के लिए या अपने पक्ष में शामिल करने के लिए किया जा रहा है, तो इस देश की जनता वो अंतिम सत्य है। इस देश की जनता जानती है कि क्या सच है और क्या झूठ है। तो इस तरह का जो वेंडेटा पॉलिटिक्स जो है, उसको हम नकारते हैं, सिरे से ठुकराते हैं और हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। सारा विपक्ष जो है अब ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डर रहा है। बड़ा सवाल यह है कि संजय राउत पर हो रही कार्रवाई क्या बदले की भावना से की जा रही है, जैसा कि शिवसेना और कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर संजय राउत पर ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई में कोई सच्चाई भी है? क्या है पत्राचाल घोटाला मामला, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी को लेकर जांच हो रही है। 1034 करोड़ के घोटाले का आरोप है। संजय राउत के दोस्त प्रवीण राउत आरोपी हैं। चौल के लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी पर यह आरोप है। प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन। पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाए जाने थे। 672 फ्लैट चौल के निवासियों को मिलने थे। प्राइवेट बिल्डरों को जमीन बेचने का आरोप। अब ये समझिए कि शिवसेना सांसद संजय राउत के तार इस केस में कैसे जुड़े हैं। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी को 55 लाख दिए। आरोप है कि 55 लाख में संजय राउत ने दादर में फ्लैट खरीदा, जिसे ईडी ने जब्त किया है। जिस पत्राचौल घोटाले की जांच संजय राउत के घर तक पहुंची है, वहां से एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। इससे काफी हद तक मामला समझ में आ जाएगा। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके का पत्राचाल है और यहाँ पर पहले चौल के घर हुआ करते थे और सैकड़ों परिवार यहाँ पर रहा करते थे। साल 2009 के बाद में यह निर्णय लिया गया कि इस पत्राचौल को डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी और यहाँ रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। जिसके बाद इसकी जिम्मेदारी प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई और कंपनी पर यह जिम्मेदारी थी कि यहाँ रहने वाले जो टेनेंट हैं, जो फिलहाल आपको सामने की इस 4 मंजिला इमारत पर, जो कि एक टेम्परेरी इमारत बनाई गई है, इसमें रहने वाले टेनेंट को घर दिया जाएगा। यह काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया। लेकिन प्रवीण राउत पर आरोप है कि उन्होंने पत्राचाल में रहने वाले लोगों के साथ धोखाधड़ी की। दरअसल मुंबई के गोरेगांव स्थित में ये जो पत्राचाल, ये महारा का प्लॉट है। आरोपों के मुताबिक प्रवीण राउत की कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने इस लैंड के कुछ हिस्से को निजी बिल्डरों को बेच दिया, जबकि इस चौल को डेवलप करने का पूरा काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दिया गया था।
गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पत्राचौल में 3000 फ्लैट बनाने थे, जिसमें से 672 फ्लैट यहां के टेनेंट को देने थे और बाकी के जो बचे हुए फ्लैट थे वो महारा और डेवलपर के बीच बांटे जाने थे। लेकिन साल 2010 में प्रवीण राउत ने गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी की 25% हिस्सेदारी एचडीआईएल को बेच दी। एचडीआईएल वही कंपनी है जो वाधवा बंधुओं की कंपनी है। एचडीआईएल ने ही जब साल 2018 में पीएमसी बैंक घोटाले में नाम सामने आया, उसके बाद ही ये पत्राचाल घोटाले का भी नाम सामने आया और तब ये जो पत्राचाल घोटाला है वो सुर्खियों में रहा। साल 2011, 12, 13 में यह जानकारी निकलकर सामने आई कि इस प्लॉट के पत्राचाल प्लॉट के कई हिस्सों को दूसरे प्राइवेट बिल्डरों को भी बेच दिया गया। उनको यह जिम्मेदारी दी गई कि वो इस इलाके को रीडेवलप करें। साल 2020 में जब पीएमसी बैंक घोटाले की जांच की गई, तब गुरु आशीष कंपनी का नाम निकलकर सामने आया और उसमें हुए भ्रष्टाचार की बात भी सामने आई। राजनीति में समय का बहुत महत्व होता है। ईडी की जांच के दायरे में संजय राउत पहले से ही हैं, लेकिन रविवार को उनके घर पर पड़े एक्शन की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। खुद एबीपी न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ईडी की जांच पर जो कहा वो भी सुनिए। कोई राजनीतिक फायदे तोटे के लिए हमारे ऊपर, हमारे जैसे लोगों के ऊपर एक्शन ले लेते हैं, मैं उनको छोड़ देता हूँ। लेकिन संघर्ष पार्टी का है और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। हमारे ऊपर जो एक्शन हो रहे हैं वो भी पार्टी से जुड़ी है कि इस कठिन समय में मैं पार्टी के साथ न रहूँ। हमारे कुछ लोग तो इस डर से भाग गए हमारे से। कल तक हमारे साथ बैठे थे, चाय पीते थे, खाना खाते थे और सुबह देखता हूँ तो ये सब जिसका नाम लिया एजेंसीज के डर से भाग गए। लेकिन हम नहीं डरने वाले, हम पार्टी के साथ डट कर खड़े आपकी तो जांच चल रही है, आपको नहीं लगता कि आपको अरेस्ट कर लेंगे? करने दो। आप तैयार है अरेस्ट होने के लिए? अगर कोई चाहता है मुझे अरेस्ट होने से पार्टी टूट जाएगी तो भ्रम में है। मेरे ईडी की जांच पर हर पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी एक्शन में है उससे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे का और अकेला पड़ना तय है। वो संजय राउत ही थे जो अब तक उद्धव की तरफ से बीजेपी के हमलों का जवाब दे रहे थे, चाहे बीजेपी से अलग होकर महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने का फैसला हो, हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का बचाव करना या शिंदे गुट की बगावत पर बीजेपी को घेरना हो। हर जगह संजय राउत ही शिवसेना और उद्धव की आवाज बने। संजय राउत के इसी आक्रामक तेवर की वजह से 3 दशक पहले बाला साहब ठाकरे उनके कायल हुए थे और इस तरह हुई थी शिवसेना में संजय राउत की एंट्री। शिवसेना की राजनीति पर कई दशकों से नजर रखने वाले हमारे वरिष्ठ संवाददाता जितेंद्र दीक्षित से सुनिए संजय राउत के क्राइम रिपोर्ट से शिवसेना के सेनापति बनने की कहानी। शिवसेना क्या सोच रही है, शिवसेना क्या करने जा रही है, शिवसेना को क्या पसंद है, शिवसेना को क्या नापसंद है, ये कौन बताता है। अपनी लेखनी और बयानों के जरिए शिवसेना के आक्रामक तेवर कौन बनाए रखता है। आए दिन अपने बयानों की वजह से राष्ट्रीय न्यूज चैनलों और अखबारों की हेडलाइन कौन बनाता है। ये नाम है संजय राउत का। जी हां, संजय राउत शिवसेना के सांसद और सामना अखबार के कार्यकारी संपादक। इन संजय राउत की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। एक क्राइम रिपोर्टर से अपने पत्रकारिता की करियर शुरू करके ये सामना अखबार के संपादक के पद तक पहुंचे और आज शिवसेना के बड़े राजनेताओं में से एक हैं। संजय राउत को शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की खोज माना जाता है और बीते 30 सालों से वो सामना के संपादक हैं। यानी कि बाला साहब ठाकरे ने 29 साल की उम्र में ही उन्हें इस अखबार का संपादक बना दिया था। अंबेडकर कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद संजय राउत ने पत्रकारिता में अपना करियर शुरू किया। पहले वो नवशक्ति और इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों से जुड़े और इसके बाद लोकप्रभा नाम की एक मराठी पत्रिका ज्वाइन कर ली। लोकप्रभा में संजय राउत एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से काम करते थे। ये बात 80 के दशक की है, जब मुंबई अंडरवर्ल्ड में गैंगवॉर अपने पूरे चरम पर था। आए दिन मुंबई की सड़कों पर खून बहता था और अंडरवर्ल्ड के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। पुलिस की ओर से भी आए दिन एनकाउंटर्स किए जा रहे थे और गैंगस्टरों को मारा जा रहा था। ऐसे वक्त में संजय राउत ने क्राइम पर खूब रिपोर्टिंग की और अंडरवर्ल्ड में उनकी खबरें जो है काफ़ी चर्चित रहीं।
बहुत जल्द ही संजय राउत मुंबई के टॉप के क्राइम रिपोर्टर बन गए। लेकिन क्राइम रिपोर्टिंग के साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग भी करनी शुरू कर दी और राजनीतिक विषयों पर भी अपने लेख लिखने शुरू कर दिए। अपने लेखों के जरिए संजय राउत जिस तरह के विचार रखते थे और जो आक्रामकता व्यक्त करते थे, उसने बड़ी जल्द शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे का ध्यान अपनी ओर खींचा। वे संजय राउत की लेखनी से बड़े प्रभावित थे और उन्होंने 90 के दशक की शुरुआत में संजय राउत को सामना का कार्यकारी संपादक होने का ऑफर दिया। राउत ने ऑफर स्वीकार कर लिया और तब से लेकर आज तक संजय राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। सामना शिवसेना का मुखपत्र है और सामना में जो बात कही जाती है वो शिवसेना की बात मानी जाती है। इसलिए संजय राउत सामना में जो भी संपादकीय लिखा करते थे वो शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे की आवाज मानी जाती थी, वो उनके विचार माने जाते थे। राउत ने सामना की छवि एक कट्टर हिंदुत्ववादी अखबार की बना दी। सामना के संपादकीय की शैली भी वैसी ही रहती थी जैसी कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे भाषण में इस्तेमाल करते थे, यानी कि वैसी ही व्यंग्यात्मक शैली, वैसी ही तीखी शैली और वैसी ही आक्रामक शैली। इस दौरान सामना अखबार कई विवादों में भी पड़ा। 1992 और 93 में मुंबई में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उस दौरान सामना पर भड़काऊ लेख लिखने के आरोप लगे और हिंसा का समर्थन करने के आरोप लगे। शिवसेना को एक मराठियों की पार्टी से सभी हिंदुओं की पार्टी बनाने में संजय राउत ने अहम भूमिका निभाई। ये संजय राउत का ही सुझाव था कि सामना को मराठी के अलावा हिंदी में भी निकाला जाना चाहिए और उन्हीं के सुझाव पर शुरुआत हुई दोपहर का सामना नाम के हिंदी अखबार की। और तब नियुक्त किया गया संजय निरुपम को, जो कि दोपहर का सामना के पहले कार्यकारी संपादक बने और बाद में शिवसेना ने उन्हें सांसद भी बनाया। राउत को देखकर शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को लगा कि इस आदमी में पत्रकारिता के अलावा राजनीति के भी गुण मौजूद हैं, ये अच्छा राजनेता भी बन सकता है। और इसलिए साल 2004 में शिवसेना ने संजय राउत को राज्यसभा का सांसद बनाना तय किया और पहली बार संजय राउत राज्यसभा के सांसद बनाए गए 2004 में। ऐसा नहीं है कि शिवसेना में संजय राउत के लिए सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। कई बार ऐसा भी हुआ कि संजय राउत ने सामना में जो संपादकीय लिखा किसी मसले पर, उस मसले पर शिवसेना के विचार संजय राउत के विचार से अलग थे। इसके अलावा मराठा आरक्षण के वक्त में एक कार्टून छप गया था सामना में, जिसकी वजह से संजय राउत विवादों में पड़ गए और बुर्खाबंदी को लेकर एक संपादकीय उन्होंने लिखा था, उसमें भी शिवसेना और संजय राउत के विचार अलग अलग थे और संजय राउत को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन हर बार विवादों में पड़ने के बावजूद संजय राउत मामला संभाल लेते थे और उनका कद लगातार शिवसेना में बढ़ता ही गया। 2014 से लेकर अब तक शिवसेना बीजेपी के साथ केंद्र में भी सत्ता में रही है और महाराष्ट्र में भी सत्ता में रही है। इस दौरान सामना अखबार ने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। सामना के संपादकीय में लगातार बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया, बीजेपी के खिलाफ लिखा गया। इस तरह से संपादकीय में बीजेपी के खिलाफ लिखे जाने से लोगों के बीच ये संदेश जाता है कि एक तरफ ये दोनों लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे की बुराई भी करते हैं। सामना को बीजेपी के खिलाफ लिखने से बचना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद संजय राउत नहीं रुके और उन्होंने लगातार बीजेपी के खिलाफ सामना में लिखना जारी रखा है। संजय राउत ने पत्रकारिता और राजनीति के अलावा फिल्मी दुनिया में भी अपनी किस्मत आजमाई है। उन्होंने ठाकरे नाम की एक फिल्म बनाई जो कि शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर आधारित थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें बाला साहेब ठाकरे की भूमिका अदा की। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।